Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 11th June 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You may also download May 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. Before we proceed, there is an announcement for students. We at SPM IAS Academy are starting a new geography optional course from 14th June. Interested students can contact us on the contact details given here. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Smart City Mission, and this topic is important from our syllabus paper 2 geography, especially urban flooding topic point of view, and paper 3 governance point of view. सबसे पहले समझते हैं स्मार्ट सिटी मिशन है क्या। तो इस मिशन के अंतर्गत हमारे देश के 100 सिटीज़ को डेवलप किया जाना था एज ए स्मार्ट सिटी इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम 2015 टू 20। 2015 में ये प्लान शुरू किया गया था, ये मिशन शुरू किया गया था और 2020 तक टारगेट था कि हमारे देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जाएगा। स्मार्ट सिटी का मतलब है कि वहाँ पे तमाम तरह के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो अवेलेबल कराए जाएँ, दैट शुड इंश्योर डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। और जो भी चैलेंजेज हैं, चाहे वो ड्रेनेज का चैलेंज हो, चाहे पॉल्यूशन का चैलेंज हो, उन सबको स्मार्ट सॉल्यूशंस से टैकल किया जाए। स्मार्ट सॉल्यूशन का मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से उनको टैकल किया जाए। और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एडिक्वेट वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सस्टेनेबल सैनिटेशन देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप देखते हैं कि कैसे पानी भर जाता है बरसात के टाइम में, तो वो इंडिकेटर होता है पुअर सैनिटेशन का। कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, तो सैनिटेशन के कारण फिर कई सारी बीमारियां होती हैं। तो सैनिटेशन को अच्छा करना एक इम्पॉर्टेंट टारगेट होना चाहिए किसी भी सिटी के अंदर, अदरवाइज वहाँ पे कभी भी हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं बन सकता। उसके अलावा वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो आप जानते ही हैं। अर्बन मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब ट्रैफिक में कंजेशन कम होना चाहिए, और अफोर्डेबल हाउसिंग, लोगों को रहने के लिए घर होना चाहिए। और आईटी बेस्ड सर्विसेज, ई गवर्नेंस की जो भी बेसिक हमारे जो गवर्नमेंट से काम पड़ते हैं, जैसे पासपोर्ट बनवाना या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, वो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा ई बेस्ड सर्विस हों ताकि लोगों को ये सर्विसेज आराम से मिल पाएँ। तो ये सब गोल रखा गया स्मार्ट सिटी मिशन में कि लोगों को ये सब सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएंगी, और इन सारी फैसिलिटी को अवेलेबल कराने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके लिए 100 शहरों को पहले सेलेक्ट किया गया ताकि 100 शहरों के अंदर इन सारे सॉल्यूशंस को, इन सारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनको अवेलेबल कराया जाए, और तब जाकर के इन शहरों को स्मार्ट सिटी कहा जा सकता है। और ये जो स्कीम था स्मार्ट सिटी मिशन ब्रॉट इन 2015 फॉर 5 ईयर्स, इट वॉज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करने वाली थी और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट खर्च करने वाले थे। अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर बात की जाए, उसमें भी सबसे पहले अगर असम की बात की जाए तो असम से बस एक शहर गुवाहाटी को चुना गया था टू बी डेवलप्ड एज स्मार्ट सिटी। उसके अलावा अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो अगरतला फ्रॉम त्रिपुरा, इम्फाल फ्रॉम मणिपुर, नामची फ्रॉम सिक्किम, कोहिमा फ्रॉम नागालैंड, पासीघाट फ्रॉम अरुणाचल, आइजवाल फ्रॉम मिजोरम, गंगटोक फ्रॉम सिक्किम एंड ईटानगर from Arunachal Pradesh. These cities were selected from northeast to be developed as smart city. अब इस आर्टिकल में कहा क्या गया है, पहले तो स्मार्ट सिटी के बारे में हमने देख लिया। अब इस आर्टिकल में बताया गया कि कैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हुआ है असम के अंदर। क्या टारगेट से रनिंग वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराया जाए, प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाए, स्ट्रीमलाइंड पावर सप्लाई दिया जाए, कंजेशन फ्री ट्रैफिक प्रोवाइड कराया जाए। और हम सब तो गुवाहाटी के अंदर रह के देख ही रहे हैं कि इनमें से कोई सा भी टारगेट ठीक से फुलफ़िल नहीं हुआ है। अगर खासकर बात की जाए ड्रेनेज फैसिलिटी की, तो ये फैसिलिटी, ये जो प्रॉब्लम है, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है असम के अंदर गुवाहाटी शहर में। आज भी कितना सारा वाटर लॉगिंग होता है मानसून के टाइम में, ये हम सब जानते हैं। तो पॉइंट इज़ कि इस आर्टिकल में बोला गया है कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत गुवाहाटी को चुन तो लिया गया, लेकिन जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट किया गया था उन सब पे किसी भी टारगेट को पूरी तरह से हम अचीव नहीं कर पाए हैं। चाहे अगर वाटर सप्लाई की बात की जाए तो 70% हाउस होल्ड्स में अभी भी रनिंग वाटर सप्लाई नहीं आता है। और इस कारण से होता क्या कि ज़्यादातर लोगों को ये टैंकर का पानी मंगाना पड़ता अपने घर में, और इस कारण से टैंकर माफिया बढ़ रहे हैं हमारे शहर में। वो बहुत सारे क्राइम्स भी करते हैं, जैसे कि आपस में मारपीट कर लेते हैं लोग कभी कभार अलग अलग एरियाज़ को कवर करने के लिए। कहीं इलीगल डीप बोरिंग करते हैं, ऐसे एरिया जहाँ पे बोरिंग अलाउड नहीं है जीएमसी द्वारा, वहाँ भी जाकर के बोरिंग से पानी निकालते हैं और फिर शहरों में सप्लाई करते हैं। तो ये सब चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन फेल हो रहा है। रनिंग वाटर सप्लाई तो हम सब देख रहे हैं कि हमारे शहर के अंदर ठीक तरीके से अवेलेबल नहीं है।
इनफैक्ट एक प्रोजेक्ट भी इस डायरेक्शन में लाया गया था, जीका प्रोजेक्ट, जापान इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एग्रीमेंट प्रोजेक्ट फॉर वाटर सप्लाई। इस प्रोजेक्ट को 2009 में स्टार्ट किया गया, लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट होना बाकी है। पिछले साल 2020 सितंबर में थोड़ा बहुत एक पार्ट इसका कंप्लीट किया गया था, बट वो भी आफ्टर ए लॉट ऑफ डिले, और ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से अभी तक बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पाए। तो ये सब चीज़ बताता है कि स्मार्ट सिटी मिशन हैज़ रिमेन्ड ओनली ऑन पेपर। All the projects or most of the projects brought under smart city mission have not been implemented so far। तो ये तो बात होगी रनिंग वाटर सप्लाई की। अब थोड़ा ड्रेनेज की बात कर लेते हैं। तो ड्रेनेज यानी कि फ्लड, अर्बन फ्लड। तो अर्बन फ्लड से पहले थोड़ा सा फ्लड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, फ्लड का मतलब, नॉर्मली फ्लड का मतलब क्या होता है, कहीं भी पानी इकट्ठा हो जाना। फ्लड इज एन एक्सेस ऑफ वाटर और मड ऑन ए लैंड दैट इज नॉर्मली ड्राई। अब फ्लड देखो दो तरीके के होते हैं। एक होता है नेचुरल फ्लड, जैसे रिवर ओवरफ्लो हो गया, उस कारण से फ्लड आ गया, किसी एरिया में पानी इकट्ठा हो गया, या मॉनसून एक्स्ट्रा हो गया, मॉनसून रेनफॉल एक्स्ट्रा हो गई एडिशनल, या क्लाउड बर्स्ट हो गया, तो उस कारण से किसी एरिया में अगर वाटर लॉगिंग हो जाती है तो दैट इज़ नेचुरल फ्लड। दूसरा तरह का फ्लड होता है आर्टिफिशियल फ्लड। आर्टिफिशियल फ्लड या मैन मेड फ्लड। ये क्यों होता है? हमारा अगर ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो, उसमें अगर बहुत सारे गार्बेज इकट्ठा हों, चोक कर दिया जाए, तो फिर आर्टिफिशियल फ्लड आ जाते हैं, क्योंकि शहरों का जो पानी है वो ड्रेन होकर के निकलेगा ही नहीं, तो नेचुरली फिर पानी आसपास में फैलेगा एंड दैट विल लीड टू आर्टिफिशियल फ्लड। और हमारे सिटी गुवाहाटी में जो प्रॉब्लम है वो मेनली आर्टिफिशियल फ्लड का है। हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक से हम लोग डीकंजेस्ट नहीं करते हैं। इनफैक्ट जो वेस्ट, दो प्रॉब्लम्स एक साथ रिलेट करके देखिए। वेस्ट डंपिंग के सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं है, इस कारण से लोग अपना कचरा नालों में फेंकते हैं, नदियों में फेंकते हैं। भरालू रिवर के बारे में कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि कैसे लोग उसमें अपना कचरा फेंकते हैं, इस कारण से उसका बीओडी कितना बढ़ गया है। अब जब कचरा लोग इस तरह के ड्रेनेज में फेंकेंगे तो नेचुरली यहाँ पे कंजेशन होगा, और कंजेशन होगा तो इट विल लीड टू आर्टिफिशियल फ्लड। और आर्टिफिशियल फ्लड तो हमारे शहर में प्रॉब्लम है ही है। डिस्पाइट स्मार्ट सिटी मिशन, 5 साल पहले हमने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत गुवाहाटी को उसमें चुन लिया था, लेकिन आज तक ये हर साल ये प्रॉब्लम देखा जाता है। इस साल भी अब मानसून शुरू होने वाला है एंड वी ऑल नो कि हाउ दिस सिटी विल फेयर इन द कमिंग मंथ्स। आने वाले महीनों में ये जो सिनेरियो है, ये जो सीन है, ये कॉमन साइट होने वाला है, और कारण है पुअर ड्रेनेज सिस्टम। तो डिस्पाइट ऑल द प्रोमिसेस मेड अंडर स्मार्ट सिटी मिशन, ड्रेनेज सिस्टम खराब रहा है, सप्लाई वाटर खराब रहा है, और इस कारण से हमें अर्बन फ्लडिंग का प्रॉब्लम अभी भी झेलना पड़ता है। अर्बन फ्लडिंग का प्रॉब्लम पे एक रिपोर्ट भी पब्लिश किया था हाल फिलहाल में। देखिए, मुझे लगता है कि एपीएससी मेंस में अर्बन फ्लडिंग एक इम्पॉर्टेंट सवाल होने वाला है, क्योंकि गुवाहाटी शहर में एक मेजर चैलेंज है, खासकर वो 3 महीने मॉनसून मंथ्स के अंदर। तो उसमें एक याद रखना कि एक रिपोर्ट पब्लिश किया था आसाम सरकार ने विथ गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ कहा था कि अनप्लान्ड एक्सपेंशन ऑफ द सिटी लीड्स टू अर्बन फ्लडिंग। अनप्लान्ड, लोगों को जहाँ मर्जी आया वहाँ घर बना लिया, और घर बना करके फिर आसपास में डंप करने लगे अपने जो गार्बेजेज हैं, और इस कारण से इट इज़ लीडिंग टू अर्बन फ्लडिंग। और अर्बन फ्लडिंग को अगर हमें मैनेज करना है तो पहले हमें अपने सिटी को प्लान्ड तरीके से डेवलप करना होगा। देखो, आप कभी भी कोई भी आंसर लिख रहे हो, उसमें अगर आप सरकार की किसी भी रिपोर्ट को अगर कोट कर देते हो तो आपको ऑफ कोर्स थोड़ा बेहतर मार्क्स मिलता है। तो अगर आप बस इस रिपोर्ट को मेंशन भी कर दोगे अर्बन फ्लड के सवाल में, तो नेचुरली आपको एक एडवांटेज होगा। तो मुद्दा क्या है कि स्मार्ट सिटी में बातें तो बड़ी बड़ी की गई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कि गुवाहाटी को ऐसा बना देंगे। देखिए, सच में इस तरह का मैप रिलीज़ किया गया था। इन कमिंग 5 years गुवाहाटी विल लुक लाइक दिस, देयर विल बी ट्विन टावर, देयर विल बी मेट्रो। ये सच में इस तरह का मैप रिलीज़ किया गया था, और है कि आज भी गुवाहाटी, दिस इज़ रियलिटी। ये कुछ दिनों पहले मैंने असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर से निकाला था कि कैसे बोरागांव गार्बेज डंपिंग साइट की ये हालत है। वहाँ पे ये हरगिला बर्ड्स या ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक बर्ड्स, देखिए कैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन भी कितना कचरा फैल रखा है हमारे सिटी गुवाहाटी के अंदर। और ये ऐसा नहीं कि किसी एक जगह की बात है, इट इज़ अ कॉमन साइट अक्रॉस आवर सिटी। तो ये है स्मार्ट सिटी की हालत। अगर स्मार्ट सिटी की हालत या स्मार्ट सिटी मिशन की बात की जाए तो ये सिर्फ गुवाहाटी में फेल नहीं हुआ है, इट हैज़ फेल ऑलमोस्ट अक्रॉस इंडिया। जो 100 शहर डेवलप होने वाले थे, कहीं भी ये ठीक तरीके से डेवलप नहीं हुए। जो टारगेट्स थे हमारे, वो कहीं भी फुलफिल नहीं हुए। कहीं भी ऐसा नहीं है इस तरह के टारगेट जो थे वो कहीं भी फुलफिल नहीं हुए। इनफैक्ट आपको ये डाटा अगर याद कर पाओ स्मार्ट सिटी मिशन में तो बहुत अच्छा रहेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने कहा कि देखिए टोटल 5000 से भी ज़्यादा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे थे। मतलब 100 शहरों के अंदर
5,000 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनका बस 1/3 लगभग 1600 प्रोजेक्ट ही अभी तक कंप्लीट हो पाए हैं। टोटल 2 लाख करोड़ खर्च करने का प्लान था 5 सालों में, खर्च कितना हुआ है 26,000 करोड़। और इसके पीछे मेन कारण ये है कि ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, दे हैव फेल्ड टू मैनेज फंड्स, उनको कहीं से फंड मिला ही नहीं। देखिए स्मार्ट सिटी मिशन में कैसा था, सरकार ने कहा कि कुछ पैसे हम देंगे, बाकी का पैसा म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को, जो पर्टिकुलर सिटीज़ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनको रेज करना है थ्रू रिलीज ऑफ म्युनिसिपल बॉन्ड्स, उनको अपना अपना बॉन्ड रिलीज करना है मार्केट में और वहाँ से पैसा रेज करना है। अब ये जो प्लान था ना, ये काफ़ी ज़्यादा आप समझिए कि पैराबोलिक प्लान था, या आप समझिए कि बहुत अग्रेसिव प्लान था। ये होने वाला था नहीं। सरकार ने पता नहीं ऐसी प्लान कैसे बनाई, क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की तो हालत वैसे भी ख़राब है। अगर वो बॉन्ड रिलीज करेंगे तो कौन खरीदेगा, और जब उन्होंने बॉन्ड रिलीज़ किया तो किसी ने खरीदा नहीं, क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का पुराना जो डेट है वो वैसे भी नहीं चुका पा रहे हैं, उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस ख़राब है, उनके पास कोई ऑटोनोमस इंपॉर्टेंट जरिया नहीं है फाइनेंस रेज करने का, तो लोग उन पर ट्रस्ट करेंगे कैसे। और इस कारण से लोगों ने उनका बॉन्ड खरीदा नहीं। जब बॉन्ड खरीदा नहीं तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को पैसा मिला नहीं, और इसी कारण से जो फंडिंग का टारगेट था कि 2 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे, वो फंडिंग इकट्ठा नहीं हो पाई, क्योंकि म्युनिसिपल बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज अंडर स्मार्ट सिटी मिशन, दैट फेल्ड वेरी बैडली। कुछ शहर हैं जैसे पुणे या भुवनेश्वर, उनके म्युनिसिपल बॉन्ड्स बिके थोड़े से, उन्होंने फंड रेज किया, उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया। फॉर एग्जांपल अगर भुवनेश्वर की बात की जाए तो उन्होंने अपने शहर के अंदर मल्टी मॉडल हब बनाया, हाई टेक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सिग्नल सिस्टम लेकर के आया, तो मतलब कुछ चीज़ें लाए हैं भुवनेश्वर के अंदर। पुणे के अंदर बात की जाए तो उन्होंने स्मार्ट सिटी बॉन्ड रिलीज किया था पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, और उसके बाद पुणे के अंदर काफ़ी सारे डेवलपमेंटल प्लान्स भी लाए गए हैं। बट मोस्ट ऑफ द सिटीज़ दे फेल्ड, इन मोस्ट ऑफ द सिटीज़ स्मार्ट सिटी मिशन फेल टू टेक ऑफ। टारगेट इस तरह का था, लेकिन मिला क्या हमें, आप देखिए अभी भी ये एक रिपोर्ट मैंने कोट किया है यहाँ पे, जस्ट टू कोट या मेंशन कि कैसे हमारा स्मार्ट सिटी मिशन फेल हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन में सस्टेनेबल इन्वायरमेंट भी एक टारगेट था, और अब देखिए अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट बाय ग्रीन पीस एंड IQ एयर विजुअल, 7 out of 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड आर इन इंडिया अलोन। तो ये तो है हमारे स्मार्ट सिटी की हालत, हम हर एंगल में फेल हो रहे हैं। अगर गुवाहाटी की बात की जाए कि गुवाहाटी के अंदर कौन कौन से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स लाए जाने वाले थे, तो एरिया बेस्ड प्रोजेक्ट की एक पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से प्रोजेक्ट लाए जाने वाले थे, तो बोरासील लेक को डेवलप किया जाने वाला था, भरालू रिवर को साफ़ किया जाना था, ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्रंट डेवलप किया जाना था, दीपोर बिल को डेवलप किया जाना था। इसमें से कई सारे प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए। हाँ, दीपोर बिल को थोड़ा बहुत साफ जरूर किया गया है। पैन सिटी प्रोजेक्ट मतलब पूरे सिटी के में एक साथ कुछ प्रोजेक्ट्स लाए जाने वाले थे, ये हो गया एक पर्टिकुलर एरिया बेस्ड, ये हो गया पैन सिटी। पूरे गुवाहाटी शहर के में साइमल्टेनियसली जो प्रोजेक्ट लाए जाने वाले थे वो मोस्ट ऑफ देम वेयर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट, जैसे कि ICT एयरपोर्ट रोड बनाना था, उसके अलावा ICT में सिटी ऑपरेशन सेंटर बनाना था कि एक ऐसा सेंटर बनाया जाए शहर के बीचों बीच जो शहर के सारे डाटा को कलेक्ट करे और उसके ऊपर फिर वो उसको इंटरप्रेट करे कि कितनी बारिश हुई, कितना आज टेम्परेचर था, कितना आज पॉल्यूशन था, और इंटरप्रेट करके फिर पॉलिसीज़ बनाई जाए। लेकिन ये सब टारगेट्स, ये सब जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। अगर बाकी इन जनरल कॉमन मिसलेनियस प्रोजेक्ट की बात की जाए, देखिए मेनली तो 2 प्रोजेक्ट हैं, एरिया बेस्ड या पैन सिटी। उसके अलावा कुछ मिसलेनियस प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे गांधी मंडप को डेवलप करना या फिर रूफ टॉप सोलर मिशन बनाना सारे गोल्डन गवर्नमेंट बिल्डिंग में, स्मार्ट बायो टॉयलेट्स बनाना। बायो टॉयलेट्स वैसे टॉयलेट्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को खुद ही वो डिकम्पोज कर दें, तो इस तरह के बायो टॉयलेट्स बनाने की बात की गई थी। लेकिन इनमें से कोई सा भी प्रोजेक्ट ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुआ एक्सेप्ट गांधी मंडप गुवाहाटी प्राइम हिल साइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। गांधी मंडप वाला जो प्रोजेक्ट है ये एक सक्सेसफुल एग्जांपल है एज फार एज स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट इन गुवाहाटी इज कंसर्न। तो इसको आप लिख सकते हैं कि हाँ, 1-2 प्रोजेक्ट जरूर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किए गए, उसमें गुवाहाटी मंडप रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज वन गुड एग्जाम्पल। अब इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रीटी प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। मेंस में भी इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन एंड हाउ फार दिस मिशन हैज़ बीन सक्सेसफुल इन अटेनिंग इट्स गोल। मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैंने अभी तक डील किया उसके बेसिस पे आप इस सवाल का जवाब आप आराम से लिख सकते हैं। The next article is taken from international segment. It is about US-Iran agreement and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा बैकग्राउंड के साथ मैं डील करता हूँ। देखिए
अगर यूएस और ईरान, ये आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि इसका इम्पैक्ट इंडिया के इंटरेस्ट के ऊपर सीधा सीधा पड़ेगा। तो इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ मैं जरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए 1950s में अगर देखा जाए तो यूएस, अमेरिका और ईरान के रिलेशंस बहुत अच्छे थे। उस टाइम में इवन ईरान रिसीव्ड टेक्निकल असिस्टेंस अंडर यूएस एटम फॉर पीस प्रोग्राम टू बिल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो मतलब अमेरिका ने सच में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सपोर्ट की थी ईरान को ताकि वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स डेवलप कर पाए। लेकिन और उस टाइम में कैसा है कि एक वहाँ पे लीडर रूल किया करता था, शाह रेजा पहलवी, ईरान के अंदर। ये जो शाह रेजा पहलवी था, ही वॉज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ यूएस गवर्नमेंट। जैसा जैसा यूएस सरकार कहती थी वैसा वैसा ये करता था। तो जो भी मान लो क्रूड ऑयल है ईरान में प्रोड्यूस हो, ईरान में बहुत सारा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है, उसको काफ़ी सस्ते दामों में यूएस को बेच देता था। मतलब इसने अपने सारी पॉलिसीज़ प्रो यूएस बना रखी थी, जिससे ईरान को नुकसान होता था इकोनॉमिकली, यूएस को फ़ायदा होता था। और इस कारण से धीरे धीरे पीपल गॉट फ्रस्ट्रेटेड विद शाह रेजा पहलवी एंड देयर वाज ए रिवॉल्यूशन इन ईरान। दिस इज नोन एज इरानियन रिवॉल्यूशन दैट वाज ब्रॉट इन 1979 अंडर आयतोल्ला खोमेनी। ये इंपॉर्टेंट लीडर हैं, अक्सर इनके बारे में आता रहता है अखबारों में, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। ईरान रिवॉल्यूशन से इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो इरानियन रिवॉल्यूशन हैपेंड इन 1979। लोगों ने वो जो डिक्टेटर था जिसको यूएस ने यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रखा था, शाह रेजा पहलवी, उसको हटा दिया और फिर यहाँ पे लोगों ने अपने हिसाब से इस्लामिक सिस्टम के हिसाब से गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी। मुद्दा ये है कि 1979 से पहले यूएस और ईरान के रिलेशंस बहुत अच्छे थे और उतने ही खराब हो गए पोस्ट रिवॉल्यूशन दैट हैपेंड इन 1979। और फिर उसके बाद से यूएस बहाने ढूंढने लगा, तरीके ढूंढने लगा कि कैसे ईरान को सैंक्शन लगाया जाए, ईरान को हरास किया जाए, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, कि कैसे इसको हरास किया जाए, कैसे इसको किसी न किसी एंगल से टारगेट किया जाए और इसकी इकोनॉमी को, इसकी सिक्योरिटी को चैलेंज किया जाए। और एक सबसे आसान मुद्दा मिल गया यूएस को, दैट वाज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी। इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। 1968 में ये ट्रीटी लाई गई थी, जिसमें बोला गया कि दुनिया के बस 5 कंट्री हैं, यूके, यूएस, फ्रांस, चाइना और रसिया, एक सिर्फ इनके पास न्यूक्लियर वेपन हो सकता है, बाकी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते। माना जा रहा था इस ट्रीटी में यह भी कहा गया कि ओनली दीज 5 कंट्रीज आर रेस्पॉन्सिबल कंट्रीज और दैट इज वाई दे हैव गॉट permanent seat in United Nations Security Council, and since these are the responsible countries, that's why only these countries should allowed to have nuclear weapons, others should not. और यही कारण है कि ये ट्रीटी काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी है। भाई नहीं रखना है तो कोई नहीं रखेगा न्यूक्लियर वेपन, रखेंगे तो फिर सब रखेंगे। और ये आर्गुमेंट रहा इंडिया क्योंकि दिस ट्रीटी इज डिस्क्रिमिनेटरी, दो इंडिया इज इन फेवर ऑफ कंप्लीटली न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, कि कोई ना रखो। लेकिन अगर इस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी लॉ लेकर के आओगे, एक्ट लेकर के आओगे, तो इंडिया डिड नॉट अग्री। और यही कारण है कि इंडिया नेवर अग्री टू दिस एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एंड नेवर इंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट। दुनिया के और भी कंट्रीज हैं ऐसे जिन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया या इसका हिस्सा नहीं है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, ये सब इस एग्रीमेंट के अंदर नहीं है। दे हैव डेवलप्ड देयर ओन न्यूक्लियर वेपन्स। साउथ सूडान भी एक ऐसा देश है जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा नहीं है। वो बात अलग है कि इसके अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन भी नहीं है। लेकिन बाकी ये जो 4 देश हैं, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, इन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया। दे हैव डेवलप्ड देयर ओन न्यूक्लियर वेपन चैलेंजिंग द सोल डोमिनेंस ऑफ दीज P5 कंट्रीज। अब देखिए ईरान की क्या हालत है। ईरान ने इस ट्रीटी को साइन कर रखा है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन कर रखा है। हाँ, तो अगर इसका साइन कर रखा है, इसका क्या मतलब है कि ईरान मानता है कि दुनिया के बस 5 कंट्रीज जो P5 कंट्रीज हैं उन्हीं के पास न्यूक्लियर वेपन हो सकते हैं, बाकी किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकते। और यहीं पे अमेरिका उसको हरास करता है। अमेरिका बार बार उस पर इल्ज़ाम लगाता है, एलिगेशन लगाता है कि तुम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, तुम न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहे हो। ईरान कहता है नहीं कर रहा हूँ सर, अमेरिका कहता है तुम कर रहे हो, और फिर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। तो सोचिए कितने मज़ेदार बात है। एक तरफ अमेरिका इंडिया के साथ रिलेशंस डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान के साथ तो उसके अच्छे रिलेशंस हैं ही, इजराइल के साथ तो हैं ही हैं, और इनके ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लगाया जाता, जबकि ये खुलेआम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं और कहते हैं कि वी आर ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट। इनके ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि अमेरिका कहता है कि इन्होंने तो एनपीटी साइन ही नहीं किया है, तो इसके मेंबर ही नहीं है। इसके ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है ईरान के ऊपर बार बार कि देखो तुमने साइन किया है और फिर भी तुम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगाऊंगा। और मुद्दा तो यह है कि सैंक्शंस लगाने के अमेरिका बहाने ढूंढ रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन 1979। तो एनपीटी का बहाना ले लेकर के बार बार अमेरिका इसके ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश करता है। और एक इस तरह का रिजोल्यूशन 2012 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्लेटफॉर्म पे अमेरिका ने पास करा दिया अगेंस्ट ईरान।
रिजोल्यूशन नंबर 2049। और इस रिजोल्यूशन के हिसाब से उस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा गया कि चूंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है इसलिए ईरान से कोई ट्रेड नहीं करेगा, ईरान से क्रूड ऑयल कोई नहीं खरीदेगा। तो इस तरीके से ईरान की इकोनॉमी की हालत ख़राब होने लगी 2012 में जब उसके ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लग गए तो। और यूएनएससी से ट्रेड सैंक्शन आया था, इस कारण से दुनिया के कोई भी कंट्री से तेल नहीं खरीद रही थी। तो ईरान की हालत ख़राब होने लगी, इकोनॉमिकली वो क्रम्बल करने लगा। फिर ईरान ने अमेरिका के साथ एक डील साइन की, बोला सर आओ साइन कर लेते हैं, जो कहोगे वो कर लेंगे। मोरलेस वही हालत हो गई थी ईरान की, 3 साल में बिल्कुल पूरी तरह से क्रम्बल कर गया था। तो फिर अमेरिका ने कंडीशंस रखे 2015 में कि अमेरिका ने कहा कि तुम अपने यूरेनियम को इनरिच नहीं करोगे ताकि तुम न्यूक्लियर वेपन बना सको, यू विल नॉट इनरिच योर न्यूक्लियर यूरेनियम। ईरान ने बोला ठीक है सर नहीं करूँगा। यूएस ने कहा कि तुम अपने जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, देखो होता क्या है ना कि कंट्रीज अपना न्यूक्लियर सेंटर्स बनाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं बोलने के लिए कि सर इससे तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, पावर जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उस पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि तुम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे धीरे धीरे न्यूक्लियर वेपन भी बना रहे हो। इसी तरह का एलिगेशन लगाया यूएस ने ईरान के ऊपर कि तुम्हारा जो नटांज प्रोविंस वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, वहाँ पर तुम वेपन भी बना रहे हो। ईरान कहता रहा कि सर नहीं बना रहा हूँ। तो यूएस ने कहा कि ठीक है, अब ऐसा है कि एक इंटरनेशनल एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर एटॉमिक एनर्जी, ये टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करेगी तुम्हारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कि कहीं तुम न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बना रहे हो। ईरान ने कहा ठीक है सर, ये भी मान लिए। तो इन सब के बदले में यूएस ने जो भी ट्रेड सैंक्शंस लगे थे ईरान के ऊपर अंडर द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशन, वो हटा लिए। तो इस हिसाब से देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन नंबर 2049 से सैंक्शंस लगे थे ईरान पे, और वही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन नंबर 2231 से सैंक्शंस हटा लिए गए और धीरे धीरे ईरान की इकोनॉमी रिवाइव होने लगी। और ये जो डील साइन हुई, ये डील जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ईरान यूएस न्यूक्लियर डील, इसी का टेक्निकल नाम है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो एग्जाम में आ जाए तो घबरा मत जाना कि भी ये क्या है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये वही ईरान यूएस न्यूक्लियर डील है। इसको कुछ लोग P5+1 डील भी कहते हैं, अखबारों में लिखा रहता है, तो ये भी आ सकता है। P5+1 डील इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें 5 परमानेंट कंट्रीज तो हैं ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाले, प्लस जर्मनी भी इसमें था जिसने मिल करके साथ में ईरान के साथ ही एग्रीमेंट साइन किया था। तो अभी तक तो ये है कि भाई ईरान ने प्रॉमिस कर दिया कि हम यूरेनियम को इनरिच नहीं करेंगे ताकि हम वेपन बना सके। यूरेनियम इनरिचमेंट का भी जरा मतलब समझ लो क्या होता है, फिर आगे चलेंगे। देखो नेचुरली जो यूरेनियम मिलता है उसमें यूरेनियम 235 सिर्फ 0.8% होता है, बाकी 99.2% होता है यूरेनियम 238। जो यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 ये आइसोटोप्स हैं यूरेनियम के। अब ये यूरेनियम 238 खतरनाक नहीं है, ये एक्सप्लोड नहीं करता, इससे वेपन नहीं बनाया जा सकता। खतरनाक ये है यूरेनियम 235। तो नेचुरली तो इतना कम मिलता है कि इससे कुछ नहीं हो सकता, इससे कोई न्यूक्लियर वेपन वगैरह नहीं बना सकते। तो फिर किया क्या जाता है कि अगर इससे न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल करना है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए तो इसको थोड़ा इनरिच किया जाता है। तो मतलब यूरेनियम 238 जो यहाँ ब्लू कलर से हमने दिखाया है उसको थोड़ा हटाया जाएगा, तो नेचुरली कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235 बढ़ेगा। जब यूरेनियम 235 का कंसंट्रेशन 4% तक हो जाता है तो इतना ये जो यूरेनियम का मिक्सचर है दैट इज गुड इनफ टू प्रोड्यूस पावर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी है। तो थोड़ा सा इनरिच किया, पहले 0.8% था यूरेनियम 235, उसको इनरिच किया, थोड़ा सा उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई और 4% तक अगर कर दिया यूरेनियम 235 को, तो दिस यूरेनियम इज इनफ फॉर प्रोडक्शन ऑफ पावर। अगर इसको और इनरिच कर दिया और इसमें से यूरेनियम 238 को हटाया और यूरेनियम 235 के कंसंट्रेशन को बढ़ाया और 20% तक अगर बढ़ा दिया, इस तरह का हो गया अगर यूरेनियम का मिक्सचर, तो फिर इस मिक्सचर का इस्तेमाल किया जा सकता है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। और अमेरिका यही इल्ज़ाम लगाता रहता है कि तुम जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहे हो अपने नतांज प्रोविंस में ईरान के ऊपर, वो कहता है वो तुम 4% तक नहीं कर रहे हो, तुम ज़्यादा कर रहे हो और तुम ज़्यादा करके कोशिश कर रहे हो कि तुम न्यूक्लियर वेपन बनाओ। और इसी कारण से हम तुम पर बार बार इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे कि कहीं तुम न्यूक्लियर इनरिचमेंट 4% से बढ़ा करके 20% तो नहीं कर रहे हो। तो 2012 के सैंक्शन के बाद 2015 में ईरान ने मान लिया कि हाँ सर जब इंस्पेक्शन करना है कर लेना। और इस तरीके से फिर वो जो क्राइसिस था ईरान का और यूएस के बीच के कन्फ्लिक्ट का, वो क्राइसिस एक बार के लिए ख़त्म हो गया। लेकिन तकलीफ फिर से बढ़ा दी डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप तो आपको पता है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो वेल डेवलप्ड या विजनरी थी नहीं। इन्होंने कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं जिसमें आपको विजन की कमी दिखेगी, इनसाइट की कमी दिखेगी। उसका एक एग्जाम्पल ये भी है ईरान न्यूक्लियर डील। ये इतना अच्छा न्यूक्लियर डील था 2015 में, ईरान के ऊपर थोड़े से आप समझिए कि लगाम भी लगाया यूएस ने कि बार बार हम इंस्पेक्शन करेंगे। साथ ही साथ ईरान के ऊपर से सैंक्शंस भी हटा लिए कि ईरान भी पूरी तरह से क्रम्बल ना कर जाए। क्योंकि देखो किसी भी देश को पूरी तरह से बर्बाद करना
जो है वो खतरनाक चीज़ है, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से बर्बाद होने लगेगा ना तो उसके पास कुछ भी बचाने को नहीं होगा, देन इट विल बिकम अग्रेसिव। वो हो सकता है टेररिस्ट स्टेट बन जाए। पाकिस्तान और इंडिया के बीच का भी हालत वही है। इंडिया नहीं चाहता है, इंडिया की इंटरेस्ट में सच में नहीं है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अगर पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो गया तो इंडिया के लिए खतरनाक हो जाएगा। वहाँ के टेररिस्ट लोग पावरफुल हो जाएंगे, हो सकता है उनके हाथ में न्यूक्लियर वेपन लग जाए। तो यही सब सोच के बराक ओबामा ने न्यूक्लियर डील साइन कर लिया था 2015 में कि ईरान को इतना भी हरास ना करो कि ईरान बिल्कुल पाकिस्तान बन जाए, एकदम फेल्ड स्टेट बन जाए, फिर तो इट विल फाइट बैक। लेकिन ये चीज़ है, ये बैलेंस्ड अप्रोच डोनाल्ड ट्रंप को तो कहाँ समझ आनी थी। डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ईरान न्यूक्लियर डील को कैंसिल करेंगे। ही टुक यू टर्न ऑन ईरान न्यूक्लियर डील। इनफैक्ट 2018 में न्यूक्लियर डील को इन्होंने कैंसिल कर दिया और फिर एक और कानून लेकर के आए, काटसा लॉ, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस। और उसमें काटसा लॉ में इन्होंने कहा कि जो वापस से ट्रेड करेगा ईरान के साथ उसके ऊपर हम सैंक्शंस लगाएंगे। तो याद रखो 2012 में जो ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा था वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से लगा था। 2015 में वो सैंक्शन हटा लिया गया। 2018 में यूएस उस डील से बाहर आ गया। बाकी सब जो P5/6 में P5+1 डील में थे, बाकी 5 कंट्रीज उस डील में रहे ईरान के साथ, लेकिन यूएस बाहर आ गया अंडर डोनाल्ड ट्रंप और लेकर के आ गया काटसा लॉ। बोला कि अब जो ईरान के साथ ट्रेड करेगा हम उस पर सैंक्शंस लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कारण दिए? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखो आज भी ईरान जो है वो चोरी छुपे न्यूक्लियर वेपन बना रहा है जो IAEA पकड़ नहीं पा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि 2030 तक, तो ये तो करंट डील तो खाली 2030 तक एप्लीकेबल है, हमें ईरान से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए। अब ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स बेकार हैं भाई। IAEA से इंस्पेक्शन करा ही रहे हो आप, 2030 के बाद वापस से एग्रीमेंट साइन कर लेते। लेकिन ये दो आर्ग्यूमेंट देकर के डोनाल्ड ट्रंप ने ये डील कैंसिल कर दी। अब ये डील कैंसिल कर दी तो अमेरिका बाहर निकल आया और अमेरिका ने काटसा लॉ लगा दिया कि कोई भी ईरान के साथ ट्रेड करेगा तो हम उसके पे सैंक्शन लगा देंगे। अब इंडिया के लिए तकलीफें बढ़ गई। यहाँ पे आता है इंडिया का इंटरेस्ट। भाई अब इंडिया सोच रहा है कि ईरान के ऊपर वापस से सैंक्शन लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, अब हम अगर उससे कुछ खरीदते हैं तो फिर हमारे ऊपर भी सैंक्शन लगा देगा। और इंडिया बहुत सारा कच्चा तेल खरीदता था, क्रूड ऑयल खरीदता था ईरान से। इंडिया को ये कच्चा तेल जो ईरान से खरीदता था उसको कम करना पड़ा और नतीजा ये हुआ कि ईरान जो हमें सस्ते दामों पे अच्छे क्वालिटी का क्रूड ऑयल देता था वो हमें छोड़ करके बाकी देशों से महंगा कच्चा तेल खरीदना शुरू करना पड़ा। और इसका सीधा सीधा फायदा पहुंचा चाइना को। चाइना तो काटसा वाटसा लॉ मानता नहीं है यूएस का। चाइना जो इंडिया तेल खरीदता था ईरान से, वो सारा तेल सस्ते दामों पे चाइना खरीदने लगा और धीरे धीरे चाइना और ईरान के बीच में दोस्ती बढ़ने लगी। इंडिया जो काफ़ी सारा स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन कर रहा था ईरान के साथ, वो स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। ईरान अच्छा दोस्त था इंडिया का, हमें सस्ते दामों पे कच्चा तेल देता था। उसके अलावा हम ईरान का ये चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे थे। चाबहार पोर्ट डेवलप करने से होता क्या कि जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है, पहले भी मैं बता चुका हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि चाइना जो है हमें इनसर्कल कर रहा है। वो बात अलग है कि चाइना सीधा सीधा नहीं कहता है कि हमारी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है। चाइना कहता है कि हमारी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, हम तो ट्रेड के लिए बना रहे हैं सब पोर्ट्स। लेकिन जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं दुनिया के, वो कहते हैं कि भाई ये चाइना इतने सारे पोर्ट इंडिया के कोस्ट के अलॉन्ग बना के इंडिया को घेर रहा है। तो ये जो घेरा बना रहा है इंडिया के अलॉन्ग चाइना, जिसको सिक्योरिटी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है, इसको ब्रेक करने में ये चाबहार पोर्ट काम आता। कैसे? कम से कम ये जो ग्वादार पोर्ट वाला थ्रेट था, एक तरफ हमारा चाबहार रहता, ईरान पे हम बना रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा मुंबई पोर्ट तो है ही, तो दोनों तरफ से ग्वादार वाला तो थ्रेट न्यूट्रलाइज कर सकते थे। तो इस तरीके से इसका सिक्योरिटी जो है वो भी इम्पैक्ट था, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी था इंडिया ईरान रिलेशंस का, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी था इंडिया ईरान रिलेशंस का। उसके अलावा और भी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस थे इंडिया ईरान रिलेशन के। अगर हम ईरान के साथ अच्छे दोस्ती बनाए रखते तो हमें डायरेक्टली अफगानिस्तान की एक्सेसिबिलिटी मिल सकती थी। ठीक है, ईरान हमने क्या चाबहार पोर्ट बना रहे थे, फिर चाबहार से लेकर के यहाँ ईरान में रेलवे लाइन बना रहे थे, चाबहार जाहेदान रेलवे लाइन, और फिर यहाँ से हम लोग अफ़गानिस्तान के अंदर हाईवे बना रहे थे, जरांज देलाराम हाईवे। तो देखो इससे होता क्या कि इंडिया को डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी मिल जाती अफ़गानिस्तान के अंदर, और इससे पाकिस्तान के थ्रू हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इफ़ वी हैड टू गो टू अफ़गानिस्तान। तो दैट वाज द मेन बेनिफिट, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट, कि इफ़ वी हैड मेंटेन गुड टाइज विथ ईरान, then India would get a direct accessibility to Afghanistan without moving through Pakistan or by bypassing Pakistan.
और फिर ईरान पे अगर हमें एक्सेसिबिलिटी मिल जाती तो फिर हम लोग का जो पॉलिसी था सैंडविच पाकिस्तान पॉलिसी, वो काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट कर सकते थे। हम लोग जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं ईरान में, जैसे वहाँ का पार्लियामेंट बनाना, चाहे वहाँ पे सालवा डैम को डेवलप करना, चाहे स्कूल कॉलेज बनाना, वो सब चीज़ अच्छे से ला सकते थे। अगर ये प्रोजेक्ट ये सब अच्छे से चलता रहता तो ये हमारी एक्सेसिबिलिटी बनी रहती थी। लेकिन सब में क्या कर दिया, अरंगा डाल दिया। यूएस ने कहा कि ईरान से तुम डील नहीं करोगे। अब जब ईरान से डील नहीं करेंगे तो डर से या मजबूरी में कहिए, हमने सोचा कि कौन टेंशन ले, हमने कहा कि अभी तेल नहीं खरीदते ईरान से, और बहुत हद तक हमने तेल खरीदना कम कर दिया। मजबूरी में ईरान फिर प्रो चाइना हो गया। जब ईरान प्रो चाइना हो गया, ईरान बहुत सारा तेल चाइना को बेचने लगा, तो फिर चाइना के कहने पे ये जो जाहेदान चाबहार रेल प्रोजेक्ट है ये ईरान ने कैंसिल कर दिया। तो इंडिया का ये जो मेजर स्ट्रेटजिक गोल था टू गेट डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी टू अफगानिस्तान बाई पासिंग पाकिस्तान, वो फेल होने लगा। अभी ये भी डर है कि हो सकता है कि जो चाबहार पोर्ट है वो भी हमारे से छीन लिया जाए, लेकिन अभी तक तो छीना नहीं गया है। तो ये जो चाबहार रेल प्रोजेक्ट है, ये वाला रेल प्रोजेक्ट, चाबहार रेल प्रोजेक्ट, चाबहार टू जाहेदान रेल प्रोजेक्ट, ये हमसे छीन लिया पिछले साल ईरान ने। क्योंकि आप आई होप आपको इक्वेशन अभी तक समझ आ रहा है। ईरान हमारा अच्छा दोस्त था, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे थे ईरान की मदद से, जो हमें स्ट्रैटेजिकली चाइना को काउंटर करने में मदद करता, हमारी सिक्योरिटी इंश्योर कराता, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर कराता, इकोनॉमिक बेनिफिट देता। लेकिन अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप की शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज़, बेवजह का ईरान को हरास करना, ज़्यादा हरास करना। देखिए, ईरान से दुश्मनी है लेकिन उसको बैलेंस तरीके से रखिए ना। अगर बहुत ज़्यादा आप उसको प्रेशराइज करेंगे तो फिर क्या होगा, यही होगा कि आपको नुकसान होगा फॉरेन पॉलिसी में। फॉरेन पॉलिसी में आपको हमेशा बैलेंस्ड अप्रोच लेना चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा ईरान को हरास करना शुरू कर दिया, कॉर्नर करना शुरू कर दिया, तो ईरान पूरी तरह से प्रो चाइना हो गया। तो चाइना जो उनका मेन कंटेंडर था वो और मजबूत हो गया इस एरिया में। पाकिस्तान तो दोस्त था ही, ईरान भी दोस्त हो गया, और धीरे धीरे अफगानिस्तान के अंदर एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ गई चाइना की। तो ये सब दिक्कतें होने लगी और उसका सीधा सीधा असर पड़ा इंडिया के ऊपर। इंडिया का चाबहार जाहेदान रेल प्रोजेक्ट तो छिन गया इंडिया के हाथ से, हो सकता है चाबहार पोर्ट भी आगे छिन जाए। और चाइना बहुत मजबूत होता जा रहा है, हमें निकाल दिया गया चाबहार जाहेदान रेल प्रोजेक्ट से, और चाइना के साथ ईरान ने $400 बिलियन का डील साइन कर लिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। तो इसी कारण से अखबारों में अक्सर आता रहता है कि चाइना ने इंडिया को पंच आउट कर दिया है ईरान से, और इसके पीछे कारण है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ी भरी पॉलिसी। तो दिस इज द रीजन, मायोपिक पॉलिसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में बैलेंस्ड अप्रोच बहुत जरूरी है। आप अपने दुश्मन को दबाइए लेकिन लिमिटेड तरीके से। उसको बहुत ज़्यादा दबा दीजिएगा तो फाइट बैक करेगा। तो पाकिस्तान के अंदर हम थोड़ा बहुत सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, पूरा अटैक कर देंगे तो पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी फिर न्यूक्लियर वेपन लेकर के आ जाएगा। तो लेकिन गलती क्या कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने, ही टुक एक्सट्रीम स्टेप, ईरान के ऊपर पूरी तरह से ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए। इस कारण से निगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि इंडिया ईरान के रिलेशंस खराब हुए, ईरान चाइना के नज़दीक आ गया। ईरान चाइना के नज़दीक आने के कारण चाइना और ज़्यादा पावरफुल हो गया वेस्ट एशिया में, और चाइना इस कारण से अब यूएस को चैलेंज करने लगा। तो अमेरिका के लिए भी नुकसान, इंडिया के लिए भी नुकसान। और प्लस उसके बाद से जब ईरान के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए अमेरिका ने, तो फिर ईरान ने कह करके न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू कर दिया कि अब तुमने ट्रेड सैंक्शंस लगाई दी हैं तो अब मैं न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा, आई विल गो फॉर यूरेनियम इनरिचमेंट। तो जो भी गोल था वो सब फेल हो गया। तो यूएस पॉलिसी अंडर डोनाल्ड ट्रंप वाज अ मायोपिक, एंड यूएस की पॉलिसी अभी तक, डोनाल्ड ट्रंप से पहले तक की क्या पॉलिसी रही थी कि प्रेशराइज किया जाए ईरान को, लेकिन इन अ बैलेंस्ड मैनर। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में जो बैलेंस है ये खत्म हो गया था, और इस कारण से कई सारे नुकसान हो रहे थे इंडिया को भी, अमेरिका को भी, और चाइना को फायदा हो रहा था। अब करंट न्यूज़ क्या है, करंट न्यूज़ इसी से रिलेटेड है। जो बिडेन विजनरी हैं, डोनाल्ड ट्रंप जैसे तो है नहीं, तब जो बिडेन धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप ने जो डैमेज कर दिया था उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल फिलहाल में वापस से अग्रीमेंट साइन करना शुरू किया है ईरान के साथ। ईरान के ऊपर जो 1000 तरह के सैंक्शंस लगा रखे थे यूएस ने, उसमें से लगभग 500 सैंक्शंस हटा लिए हैं जो बिडेन ने। 500 सैंक्शंस अभी भी हैं, धीरे धीरे आप देखना वो 500 सैंक्शंस भी हट जाएंगे। तो मुद्दा यह है कि द यूएस अंडर जो बिडेन हैज स्टार्टेड टू नॉर्मलाइज टाइज विथ ईरान। इससे फायदा होगा इंडिया को। दिस विल रिलीज प्रेशर ऑफ इंडिया एज वेल एज इंडिया कैन नाउ नॉर्मलाइज टाइज विथ ईरान, और ईरान जो पूरी तरह से प्रो चाइना हो गया तो उसको वापस से बैलेंस किया जा सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
The next article is taken from national segment. It is about new election commissioner. This topic is important from our syllabus paper for Indian polity point of view. तो देखिए इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं. आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स. मतलब मुद्दा ये है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होगा ही होगा, बाकी भी इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं, लेकिन उनका नंबर फिक्स नहीं किया है. वो प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ा है कि चाहे 2 हो या ना हो, या प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ा है कि या फिर 3 हो 4 हो. मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और उनको सपोर्ट करने के लिए 2, 3, 4 इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाएंगे. दैट हैज़ बीन लेफ्ट ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट. डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब डिस्क्रिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो इस प्रोविजन के हिसाब से अभी के लिए तो हमारे देश में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं. उनके टेनियर होती है 6 साल की या एज ऑफ 65 ईयर. जो इससे पहले पूरा हो जाए वो रिटायर हो जाते हैं. और ये जो टेनियर है और एज है दैट इज़ कॉमन फॉर बोथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, एंड दे एंजॉय ऑलमोस्ट सेम स्टेटस एज फार एज सैलरी इज कंसर्न, एंड देयर स्टेटस एंड सैलरी इज इक्विवेलेंट टू अ सुप्रीम कोर्ट जज. लेकिन रिमूवल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स के रिमूवल प्रोसेस में थोड़ा अंतर है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इन अ मैनर लाइक ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो जिस तरह से एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, ठीक उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं. लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करने का प्रोसेस साफ साफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा है. It has been only written कि election commissioners can be removed only on recommendation made by chief election commissioner. लेकिन exactly क्या प्रोसीजर होगा ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा है. अब करंट आर्टिकल के पे आते हैं थोड़ा सा. देखिए आप इसी साल अप्रैल महीने में 13 अप्रैल को हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस टाइम के सुनील अरोड़ा जी रिटायर हो गए. तो सुनील अरोड़ा जी जब रिटायर हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उनके जगह पे सुशील चंद्रा जी जो उस टाइम में इलेक्शन कमिश्नर थे उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया. तो अब जब सुशील चंद्रा जी बनकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो एक इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट खाली हो गई. और ये इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पिछले 2 महीने से खाली थी. लेकिन आज का न्यूज़ यही है, इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट से ही है न्यू इलेक्शन कमिश्नर. और न्यू इलेक्शन कमिश्नर हैज़ बीन नाउ अपॉइंटेड एंड ही इज़ अनूप चंद्र पांडे, हु इज़ अ रिटायर्ड यूपी कैडर IAS ऑफिसर who has been now appointed as election commissioner by president. तो अब कैसा मुद्दा है, सुशील कुमार चंद्रा जी आ गए हैं बीच में, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं. राजीव कुमार जी तो पहले से थे ही इलेक्शन कमिश्नर, और अब ये जो पोजीशन खाली हुई थी सुशील चंद्रा जी की, उस जगह पे अनूप चंद्र पांडे जी बन गए हैं नए इलेक्शन कमिश्नर. Next article is taken from Assam segment. It is about CM Sisu Seva Scheme. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो क्या है करंट न्यूज़? हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस किए हैं फॉर चिल्ड्रेन एंड वीमेन हु हैव लॉस्ट देयर फैमिली मेम्बर. स्पेशली देखिए वो बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को गंवाया है बिकॉज ऑफ कोविड-19, एंड वो वीमेन जिन्होंने अपने हस्बैंड्स को गंवाया है बिकॉज ऑफ कोविड-19, उनके देखभाल के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ स्कीम्स अनाउंस किए हैं. तो बच्चों के लिए जो स्कीम अनाउंस किया गया है उसका नाम है चीफ मिनिस्टर शिशु सेवा स्कीम फॉर दोज हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स फॉर अंडर बिकॉज ऑफ कोविड-19. इसमें क्या है कि फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा इन बच्चों के नाम पे ऑफ ₹7.81 लाख, और मैच्योरिटी के टाइम में, यानी कि उनकी जब इन बच्चों की एज 24 साल की हो जाएगी उस टाइम में ये मैच्योर होगा. उसके अलावा इनको मंथली इंटरेस्ट ₹3,500 का मिलेगा, एंड प्रिंसिपल अमाउंट विल बी 7.81 लाख विल बी क्रेडिटेड इनटू द बेनिफिशियरी अकाउंट, प्लस 1 लैपटॉप एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन विल बी गिवन. गर्ल्स के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोविजन है दैट ₹50,000 एंड 1 तोला गोल्ड विल बी प्रोवाइडेड अंडर अरुंधति स्कीम. तो अरुंधति तो पहले से चल ही रहा था अरुंधति स्कीम, उसमें 1 तोला गोल्ड मिलता था या ₹30,000 दिए जाते थे. लेकिन वो गर्ल चाइल्ड जिनके पेरेंट्स नहीं रहे बिकॉज ऑफ कोविड-19, उनको थोड़ा सा एडिशनल फैसिलिटी दिया जाएगा अंडर अरुंधति स्कीम. उसके अलावा दोज वुमेन हु लॉस्ट देयर हस्बैंड्स ड्यूरिंग कोविड-19, उनके लिए कैसा है 1 टाइम ग्रांट ऑफ ₹2.5 लाख, प्लस अरुणोदय बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत उनको ₹830 पर मंथ तो पेंशन मिलेगा ही मिलेगा. विडो पेंशन भी मिलेगा ₹300 का पर मंथ. तो ये सब बेनिफिट्स लेकर के आई है आसाम सरकार फॉर दीज पीपल हु हैव बीन टॉर्मेंटेड बिकॉज ऑफ कोविड-19. चीफ मिनिस्टर साहब ने ये ट्वीट भी किया कि वी कैन नॉट ब्रिंग बैक द वंस वी लॉस्ट अलॉन्ग द वे, बट आवर गवर्नमेंट विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू स्टैंड विद दोज अफेक्टेड. भाई अब जो चले गए उनको तो नहीं लाया जा सकता,
लेकिन कम से कम ये कोशिश की जा सकती है कि जो उनके परिवारजन हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाए, ऐसा कहा चीफ मिनिस्टर साहब ने। इन आर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल प्रीलिम्स टॉपिक्स फॉर अपकमिंग यूपीएससी, टुडे विल कवर टॉपिक नंबर 291 to 295. टॉपिक नंबर 291 इज अबाउट ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरी रिपोर्ट. GEM report is released by UNESCO. In line with its mandate, the 2020 GEM report assesses progress towards Sustainable Development Goal number 4 on education and its 10 targets as well as other related education targets in SDG agenda. Please attempt this question based on topic number 291. Topic number 292 is about काला जार. काला जार का टेक्निकल नाम है विसरल लेशमेनेसिस. इसको ब्लैक फीवर या दमदम फीवर भी कहा जाता है. इट इज़ मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ लेशमेनेसिस दैट विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में लीड टू डेथ. इट इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ पैरासाइट. और लेशमेनेसिस is a neglected tropical disease affecting about 100 countries including India. It is caused by parasite called Leishmania, which is transmitted through bite of sand flies. Please attempt this question based on topic number 292. Topic number 293 is about International Transport Forum. This forum is at OECD and it is an intergovernmental organization with 62 member countries. It acts as think tank for transport policy across the world. The International Transport Forum is administratively integrated with OECD, yet it is politically autonomous. International Transport Forum has an annual summit and it is world's largest gathering of transport minister. India is also member of International Transport Forum. Please attempt this question based on topic number 293. Topic number 294 is about Uyghur Muslims. They are Muslim minority community concentrated in the China's northwest Xinjiang province. यहाँ पे Xinjiang province है जहाँ पे उघियार मुस्लिम्स रहते हैं. उघियार मुस्लिम्स के खिलाफ बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता रहता है चाइना, इसी कारण से ये न्यूज़ में रहते हैं. तो हो सकता है आपसे प्रीलिम्स में पूछ ले. ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो ही हैड साइंड अ लॉ कॉलिंग फॉर सैंक्शंस ओवर रिप्रेशन ऑफ चाइना ओवर उघियार मुस्लिम्स. यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा था एक बार दैट मोर देन 1 मिलियन मुस्लिम्स हैव बीन डिटेन्ड इन कैंप्स. इनको यहाँ पे 10 लाख से भी ज़्यादा मुसलमानों को, उघियार मुसलमानों को यहाँ पे जेल में रखा है चाइना ने ज़बरदस्ती विदाउट एनी क्राइम. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 294. टॉपिक नंबर 295 इज अबाउट राष्ट्रीय वायुश्री योजना. इट इज अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फिजिकल एड्स एंड असिस्टेंट लिविंग डिवाइस फॉर सीनियर सिटीजन इन BPL category. It is a central sector scheme fully funded by central government. The scheme is being implemented by Artificial Limbs Manufacturing Corporation, a PSU, under the Ministry of Social Justice and Empowerment. Please attempt this question based on topic number 295. This is the answer of question number 286 to 290 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and can submit the answer in the comment section. We will be sending answer to these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. वैट इज अप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट यूनेस्को? इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑटोमेटिकली गेट्स मेंबरशिप ऑफ इकोसॉक. नो, दिस इज रॉन्ग. ओनली 54 मेंबर्स आर देयर इन इकोसॉक, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Question number 3, QS World Ranking Survey is published by, actually it is published by QS organization only. So none of the option are correct. So the correct answer will be option D, none of the above. Which of the following is being developed as India's first large region carbon neutral space? Correct answer will be option D, Ladakh. So that's all from our side for today. Thanks for watching.